please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और बड़ी खबर दे रहे हैं विक्रांत यादव दिल्ली से। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के सभी 281 लोकसभा सदस्य, 57 राज्यसभा सदस्य, 1400 के करीब विधायक और विधान पार्षद शामिल होंगे। अमित शाह के संबोधन के साथ मुख्य बैठक की शुरुआत होगी और शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ इसका समापन होगा। विक्रांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या कुछ हो सकता है बैठक में, किस तरह की चर्चा होगी? देखिए, क्योंकि हाल ही में अब 2019 का चुनाव भी पौने 2 साल सामने है और सरकार के कामकाज को लेकर के विरोधी लगातार हमलावर हैं, तो इस समय कई चीजें हैं जिन पर सवाल उठेंगे। और राजनीतिक प्रस्ताव की बात हो या फिर आर्थिक, जीएसटी, नोटबंदी, रोहिंग्या मुसलमान, बंगाल की स्थिति, केरल में जो राजनीतिक हिंसा हो रही है, इन सब चीजों पर चर्चा होगी और एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसमें इन सब चीजों की जानकारी दी जाएगी। 4:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। आमतौर पर जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है उसमें केवल 200 के करीब कार्यकारिणी के सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य जो होते हैं वो ही हिस्से लेते हैं, लेकिन इस बार ये विशेष विस्तारित कार्यकारिणी की जा रही है जिसमें पार्टी के जितने भी देश भर के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे वो एमएलए हो, उन सभी को न्योता दिया गया, सभी शामिल होंगे। इसीलिए दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बैठक की गई है और सुबह 10 बजे से शुरू होकर के बैठक शाम को 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। जी जी, शुक्रिया विक्रांत। और अब दूसरी खबर दे रहे हैं अहमदाबाद से जनक दवे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। गुजरात दौरे के पहले दिन राहुल गांधी सबसे पहले द्वारका जिले में भगवान कृष्ण के मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद राहुल पार्टी के चुनाव प्रचार के तहत रास्ते में लोगों से संवाद करेंगे और शाम को जामनगर में एक रोड शो करेंगे। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी के लिए तो कांग्रेस आखिरकार तैयारी कर रही है गुजरात चुनाव के लिए। बिल्कुल एक तरीके से कहेंगे चुनावी मोड़ में आ गई है और द्वारका से शुरुआत करना एक सॉफ्ट हिंदुत्व की और कांग्रेस का झुकाव दिखाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आज द्वारका से यहाँ पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जो चुनाव प्रचार है वो शुरू होगा। यहाँ से वो जामनगर तक बीच के रास्ते जहाँ पर आएंगे वहाँ पर मछुआरों से मिलेंगे, वहाँ किसानों से संवाद करेंगे, वहाँ जो गाँव की समस्या है, किसानों की समस्या है, उनसे वो रूबरू होंगे। हालांकि ये 3 दिन का दौरा होगा। पहले द्वारका और जामनगर जिला को कवर करेंगे, फिर राजकोट और सुरेंद्रनगर जिले को कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो इसी साल दिसंबर में जहां चुनाव है और उसी चुनाव के मद्देनजर एक चुनावी कैंपेन की शुरुआत के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और इसके बाद इसी तरीके से गुजरात कांग्रेस ने जो राहुल गांधी का जो एक दौरा तैयार किया है, राजनीतिक दौरा, उसमें पहला दौरा ये होगा। उसके अलावा फिर उत्तर गुजरात, फिर मध्य गुजरात और बाकी दक्षिण गुजरात, ऐसे 4 जोन में उसको डिवाइड किया गया है। उसके तहत ये पहला जोन होगा जो द्वारका से शुरू होगा और सुरेंद्रनगर को खत्म होगा। जी जी, शुक्रिया जनक। और अब दिल्ली से प्रणय उपाध्याय खबर दे रहे हैं। म्यांमार के हिंसा प्रभावित रखाइन क्षेत्र में 28 हिंदुओं की सामूहिक कब्र मिली है। खबरों के मुताबिक म्यांमार की सेना ने दावा किया है कि हिंदुओं की सामूहिक हत्या के पीछे रोहिंग्या आतंकी हैं। पिछले कई वर्षों से म्यांमार सेना और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच संघर्ष चल रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों पर कई बार सेना के जवानों को मारने का आरोप भी लगा है। म्यांमार में बढ़ रही हिंसा की वजह से कई रोहिंग्या मुसलमान भारत और बांग्लादेश समेत दूसरे देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। म्यांमार में 28 हिंदुओं के सामूहिक कब्र पर म्यांमार सेना के दावे के बाद भारत में भी रोहिंग्या मुसलमानों पर राजनीति गर्मा गई है। खबर कंफर्म्ड है तो ये तो तुरंत इसको प्रचार करनी चाहिए। जो हमारी बात आज तक हम बोलते आए हैं वो बिल्कुल सिद्ध हो गई है और मुझे लगता है कि मेरा अनुमान है कि सुप्रीम कोर्ट में 100% ये अपने पक्ष में जाएगा। कि इस समुदाय में एक जिहादी इंडोक्ट्रिनेशन है, समझ है
उसी आधार पर यह समुदाय काम कर रहा है। इसलिए भारत की सरकार किसी भी प्रकार की जोखिम और भारत की जनता किसी प्रकार की इस कथित रूप से सहानुभूति दिखाकर जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं। और अभी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं प्रणय उपाध्याय। प्रणय, ये दावों में कितनी सच्चाई है कि रोहिंग्या मुसलमानों पर जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, दावों की सच्चाई का जहां तक सवाल है, म्यांमार की सेना ने यह दावा किया है, तस्वीरों को भी पेश किया है। उनका कहना है कि याबकवा जो एक जगह है, जो उत्तरी रखाइन के मोंगतवा जिला जो है, वहां पर ये 28 कब्रें मिली हैं, जो बताया जा रहा है कि 28 हिंदुओं की कब्रें हैं, क्योंकि उस इलाके में कुछ हिंदू आबादी भी रहती थी और उससे कुछ समय पहले ही बहुत बड़ी संख्या में हिंदू वहां से बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में गए हैं। प्रोसिक्यूशन की स्थिति वहां ये है कि वहां रोज पलायन हो रहा है। दोनों तरफ से जो है म्यांमार सेना के भी कई दावे हैं। इसके अलावा रोहिंग्या मुसलमान जो कि वहां से पलायन कर रहे हैं, उन लोगों की भी कहानियां हैं। वो लोग भी उनका कहना है कि म्यांमार सेना वहां अत्याचार कर रही है। दावों की जमीनी हकीकतें क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात जरूर है कि म्यांमार की सरकार का दावा है, इसलिए ये माना जाना चाहिए कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत भी होंगे कि आखिर किसने और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, कब ये घटना हुई है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ तस्वीरों के साथ म्यांमार की सेना ने, जो म्यांमार की उत्तरी सेना की उत्तरी कमान है, उसने अपने फेसबुक पेज के साथ अपने सरकारी बयान जारी करके ये कहा है कि इस तरीके से वहां पे 28 कब्रें मिली हैं। तो निश्चित रूप से ये बताता है कि जो ऑल रखाइन सॉलिडारिटी आर्मी है, आरसा जो है, उसने इस चीज को अंजाम दिया हो सकता है। शुक्रिया प्रणय। और इस बीच उत्कर्ष चतुर्वेदी वाराणसी से बड़ी खबर दे रहे हैं। बीएचयू में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद गरमाया माहौल बढ़ता जा रहा है। एबीवीपी आज दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी एचआरडी मंत्रालय का घेराव करने का ऐलान किया है। छेड़खानी के विरोध में बीएचयू गेट पर 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही छात्राओं का आंदोलन रविवार को भी जारी रहा। इस बीच छात्राओं के प्रति समर्थन जताने वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया को पुलिस ने शहर में प्रवेश करते ही हिरासत में ले लिया। पुलिस लाठीचार्ज, पथराव और आगजनी के बाद बीएचयू के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। तनाव को देखते हुए बीएचयू में दशहरा की छुट्टियों को 3 दिन पहले यानी आज से लागू कर दिया गया है और अब बीएचयू में 2 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। इतनी शर्मनाक हरकत यहाँ के प्रशासन ने की है कि हम लोग जैसे ही एयरपोर्ट पर जहाज से उतरे, मैं और पूनिया साहब, हम लोगों को वहीं गिरफ्तार कर लिया। बोले कि साहब आप लोग गिरफ्तार हैं, आप नहीं जा सकते। बीएचयू में जारी घमासान की आग अब देश भर में फैलती जा रही है। बीएचयू में हिंसा और लाठीचार्ज के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो भोपाल में एनएसयूआई ने बीएचयू की घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी बीएचयू में छात्रों से बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो एमपी के ग्वालियर में कांग्रेस ने छात्राओं पर लाठीचार्ज की घटना के खिलाफ केंद्र और यूपी सरकार का पुतला फूंका। दिल्ली में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी अर्थव्यवस्था और नोटबंदी को लेकर हो रहे विपक्षी हमलों का जवाब दे सकते हैं। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारका मंदिर में पूजा के बाद चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने कश्मीर के नाम पर गाजा में घायल महिला की फोटो दिखाकर फजीहत कराई। बीएचयू में छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद देश भर में बढ़े आक्रोश के बीच आज एबीवीपी और एनएसयूआई समर्थक दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर प्रदर्शन करेंगे। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 35 सीटों में सिर्फ 14 पर ही जीत हासिल की है, जबकि 20 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। जर्मनी में हुए आम चुनाव पर एग्जिट पोल के मुताबिक चांसलर एंगेला मर्केल चौथी बार देश की कमान संभालेंगी। म्यांमार की सेना ने दावा किया है कि रखाइन इलाके में मिली 28 हिंदुओं की सामूहिक कब्र के पीछे रोहिंग्या आतंकियों का हाथ है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे जीतकर टीम इंडिया ने केक काटकर जश्न मनाया और विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ की।
वडोदरा में अभिनेता आमिर खान ने नवरात्रि के मौके पर पहली बार गरबा में शामिल होने का वीडियो साझा किया।